साहित्य। उत्तराखंड में एलटी और लेक्चरर की हम तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, जिसमें हम अपना पिछले वीडियोस में हम हिंदी के बारे में सब कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं और इसमें हमने काल विभाजन पढ़ा और जो काल विभाजन के आधार पर जो नामकरण किए गए उनको देखा। इसके बाद जो हमने देखा सबसे पहला जो काल था वो था आदिकाल, तो हम आदिकाल को ही इसमें पढ़ेंगे। तो आदिकाल में हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि उसको जो है 6 भागों में बांटा गया है। जैसे पहले हम पढ़ेंगे रासो साहित्य, रास या जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य और अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं। इसको शुक्ल जी ने 5 भागों में बांटा है। तो इनमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे रासो साहित्य। तो पहले देखते हैं रासो साहित्य। यहाँ पे लिखने में थोड़ा बहुत कटपट हो गई है। रासो साहित्य में एक ही मात्रा आएगी। इसमें परिभाषा देखते हैं। आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में जो वीर गाथात्मक काव्य डिंगल व पिंगल शैलियों में रचा गया उसे रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो जो आदिकाल में जो रासो साहित्य लिखा गया वो चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में जो वीर गाथा परक काव्य था वो डिंगल और पिंगल शैलियों में रचा गया उसे रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पहले लिखवा चुके हैं कि इसमें डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग है। कौन कौन सी भाषा मिलकर डिंगल बनती है, कौन सी पिंगल बनती है। जैसे राजस्थानी के साथ मिलकर राजस्थानी और अपभ्रंश मिलकर डिंगल और ब्रज और अपभ्रंश मिलके पिंगल भाषा बन जाती है। तो जो चारण कवि होते थे यानी जो दरबार में बैठे कवि होते थे वो अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा के लिए जो भी काव्य लिखते थे उसको रासो साहित्य में जोड़ा गया है। इसके बाद जैन रास काव्य जो है वो धार्मिक दृष्टि से प्रधान थे। इसमें हमने ऊपर से पढ़ा था हमने कि जो जैन काव्य उसको रास काव्य भी कहते हैं। तो जो जैन रास थे ना वो धार्मिक दृष्टि से प्रधान थे, लेकिन जो रासो ग्रंथ है वो वीर गाथा परक थे। रासो ग्रंथों के विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र एवं प्रशंसा है। जो रासो ग्रंथ है ये क्या करते हैं, जो राजा है उनके चरित्र की, उनके विषय, उनकी जो है जो भी उनके बारे में विषय वस्तु लिखी जाएगी और प्रशंसा से मतलब था उनका। लेकिन जो रास काव्य है, जो जैन काव्य है जिनको हम आगे पढ़ेंगे वो धार्मिक दृष्टि से प्रधान थे, वहाँ पे उपदेश वगैरह ज़्यादा दिए गए थे। अब हम देखेंगे रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। रासो शब्द की उत्पत्ति अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मानी है। तो जैसे गारसा दत्तासी जी ने राजसूय यज्ञ से मानी है। यहाँ पर शुक्ल जी कहते भी हैं कि क्या कहते हैं उसको कि आप हमें पता है ना जैसे फ्रेंच विद्वान है ये, तो फ्रेंच में रह करके इन्होंने राजसूय यज्ञ लिख दिया तो इस पे व्यंग किया है, तो ये सही नहीं है। लेकिन जो गारसा दत्तासी जी हैं उन्होंने राजसूय यज्ञ से ही इसकी उत्पत्ति मानी है। शुक्ल जी रसायन से मानते हैं। इसके प्रमाण में उन्होंने विशल देव रासो की जो पंक्तियां हैं वो प्रस्तुत की हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक से मानी है, क्योंकि संदेश रासक जिसको इन्होंने हिंदी की पहली रचना भी माना है तो उन्होंने रासक से ही मानी है। जो ये रासक शब्द लिखा है ना इससे इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। और जो रासक शब्द है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का वही सबसे ज़्यादा मान्य भी माना गया। उसके बाद कवि श्यामल दास, नागरी प्राचार्य सभा काशी और काशी प्रसाद जायसवाल ये रहस्य से मानते हैं। इन्होंने रहस्य से मानी हिंदी रासो शब्द की जो उत्पत्ति है उन्होंने रहस्य से मानी है। विंदेश्वरी पाठक जो है वो राजयश से मानते हैं। ये पूछा जाता है कि किसने किससे रासो की उत्पत्ति मानी है, और राम स्वरूप चतुर्वेदी राउत से मानते हैं। तो हम देखेंगे कि देखिए राम स्वरूप चतुर्वेदी ने राउत से माना, विंदेश्वरी पाठक ने राजयश से माना है, और कवि श्यामल दास जी ने नागरी प्राचार्य सभा काशी से माना है। काशी प्रसाद जायसवाल इन्होंने भी कवि राजा श्यामल दास, नागरी प्राचार्य सभा काशी और काशी प्रसाद जायसवाल इन्होंने रहस्य से मानी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक से मानी है, इनको सर्वाधिक मान्यता मिली है। शुक्ल जी ने रसायन से मानी है, और इसके अतिरिक्त हमने देखा था गारसा दत्तासी जी ने राजसूय यज्ञ से मानी है। अब हम देखेंगे रासो साहित्य की विशेषता। रासो साहित्य की जो विशेषता है उनको हम देखेंगे। रासो साहित्य अधिकांशतः चारण कवियों द्वारा रचित है। इसके अंतर्गत हम इसकी विशेषता देखेंगे। जो ये
रासो साहित्य है ये चारण कवियों द्वारा रचित है तथा राजस्थान से इस साहित्य की सर्वाधिक रचनाएं प्राप्त हुई हैं। ये पहला पॉइंट हो जाएगा इसका, चारण कवियों द्वारा रचित है तथा राजस्थान से ही ज्यादा ये साहित्य प्राप्त हुआ है। आश्रयदाताओं की वीरता व अन्य गुणों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इन्होंने कर रखा है। इन रचनाओं में सामंती जीवन की संपूर्ण झलक देखने को मिलती है, यानी जो राजा महाराजाओं का जीवन है उसी के बारे में ज्यादा है, सामान्य जीवन नहीं है इसमें। और राजाओं व रचनाकारों की संकीर्ण राष्ट्रीय भावना, क्योंकि राजा अपने ही छोटे से प्रदेश को ही देश समझ लेते थे, तो संकीर्ण भावनाएं तो है। और अपने राजा की ही वीरता का वर्णन करना, सामान्य जन की उपेक्षा करना, ये क्या है, इनकी संकीर्ण भावना है। और युद्धों का सजीव चित्रण, कहते हैं कि उस टाइम पे जो कवि होते थे ये युद्ध में ये भी जाते थे इसलिए जो ये लिखते थे ना वो बिल्कुल सजीव होता था, ऐसा लगता था जैसे कोई बिल्कुल आंखों देखा ही वर्णन कर रहा है। अधिकांश रचनाएं विवादास्पद हैं, अर्ध प्रामाणिक हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है इसकी कि जो ये रचनाएं हैं रासो साहित्य की, ये विवादास्पद है क्योंकि इसमें कुछ भाग कभी जोड़े गए हैं, कभी हटाए गए हैं, तो अर्ध प्रामाणिक है। और सन को लेकर के भी इसमें बहुत सारे विवाद रह जाते हैं, कहीं पे कुछ सन दे रखा है, कहीं पे कुछ सन दे रखा है, तो इसलिए ये अर्ध प्रामाणिक है। वीर व श्रृंगार रसों की प्रधानता, अब अगर यदि आपको अपने राजा का वीरता का वर्णन करना है तो प्रधानता तो होगी ही। फिर डिंगल व पिंगल शैलियों का प्रयोग ये हम पहले ही करवा चुके हैं। उसके बाद प्रबंधात्मक व मुक्तक दोनों काव्य रूपों का प्रयोग है। या कुछ रचनाएं प्रबंधात्मक है, कुछ मुक्तक है। पता ही होगा प्रबंधात्मक जिसमें प्रबंध यानी जिसमें एक ही जो विषय वस्तु होगी वही अंत तक चलती रहती है, जिसमें एक राजा होता है उसी का ही वर्णन होता है, अंत में राजा जीत जाएगा, जैसे ऐसे ऐसे कुछ उसी के बारे में। और मुक्तक हर दोहा हर छंद अलग अलग होगा, जुड़ा नहीं होगा अपने पिछले सर्ग से। लेकिन जो प्रबंधात्मक रचनाएं होती हैं ये जुड़ी रहती हैं अपने पिछले सर्ग से, पिछले कथानक से। ऐसे छंद विविधता, और छंदों की बहुत विविधता है यहाँ पर। जीवन की उपेक्षा, यहाँ पे सामान्य जीवन की उपेक्षा, क्योंकि सामंती जीवन राजाओं का ही वर्णन अत्यधिक है, तो रासो साहित्य में क्या है, जीवन की उपेक्षा है। अत्युक्त व अतिशयोक्त अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग, और जो अतिशयोक्त अलंकार अत्युक्त अलंकार है ना उनका भी इसमें प्रचुर मात्रा में प्रयोग है, क्योंकि अभी राजा को खुश करना है तो अतिशयोक्त अलंकारों का प्रयोग तो करेंगे ही। अब हम देखेंगे प्रमुख रासो ग्रंथ कौन से हैं। देखिए सबसे पहले देखिए पृथ्वीराज रासो जो चंद्रप्रदायी का है, विसल देव रासो नरपति नाल्हा, और परमाल रासो जगनिक, हमीर रासो सारंगधर, कुमार रासो दलपति विजय, विजयपाल रासो नल सिंह भट्ट, बुद्धि रासो जलहन, कलयुग रासो रसिक गोविंद। आगे भी हैं, वैसे इम्पोर्टेंट यही ये है ये वाले पृथ्वीराज रासो, विसलदेव रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, कुमार रासो, विजयपाल रासो, बुद्धि रासो। इसके बाद देख लेते हैं, क्या पता कभी कोई क्वेश्चन आगे पीछे से भी पूछ ले। तो कलयुग रासो रसिक गोविंद, कायम खां रासो न्यामत खां जान कवि, राम रासो समय सुंदर, राणा रासो दयाल कवि या दयाराम, रतन रासो कुंभकर्ण, और कुमार पाल रासो देव प्रभु सूर्य। ये इंपॉर्टेंट है, कुमार पाल रासो देव प्रभु सूर्य। उसके बाद हमने ये रासो पढ़े कुछ, इसमें एक ट्रिक है जो ये इम्पोर्टेंट है, ये जो ये रासो जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो पहले है कुमार रासो, विसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो। देखिए खूब पर पृथ्वी हमीर विजय, खूब पर पृथ्वी हमीर विजय, ये इसी क्रम में याद करेंगे तो पता चल जाएगा पहला कौन सा है। कुमार रासो जो है वो 9वीं शताब्दी की रचना है। ख से ब से बीसल देव रासो 1155 में है, कहीं पे 1212 है। इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी इसी तरीके से कि कौन सा मतलब किसका कालक्रम पहले आता है तो ये देख लेंगे यहाँ पे। ब से बीसल देव रासो 1155 में, प से परमाल रासो 1230 में, और सन में देखेंगे तो 1173 में, और पृथ्वी रासो 1193 में, हमीर रासो 1357 में, और विजयपाल रासो 16वीं शताब्दी में।
इसको ऐसे ही ट्रिक के साथ ही याद कर लें। खूब पर पृथ्वी हमीर विजय, कुमार रासो, विसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो। कुमार रासो 9वीं शताब्दी, विसलदेव रासो 1155, परमाल रासो 1230, पृथ्वीराज रासो 1193 और हमीर रासो 1357 और विजयपाल रासो 16वीं शताब्दी। ये 1193 है तो पृथ्वीराज रासो पहले आ जाएगी। हाँ, यहाँ पे ये क्रम से नहीं है, लेकिन सन याद कर लेना आप ऐसे ही। 1193 में है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कुमार रासो। कुमार रासो क्या है? ये एक प्रबंध काव्य है। कुमार रासो क्या है? एक प्रबंध काव्य है। इसके जो रचयिता है वो दलपति विजय है। रचनाकार है, इनके रचनाकाल है 9वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी में शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। मोतीलाल मेनारिया ने 17वीं शताब्दी मानी है। आजकल क्वेश्चन नॉर्मल तो आते नहीं है, घुमा फिरा के भी आगे तो आप देख सकते हैं। मोतीलाल मेनारिया ने 17वीं शताब्दी मानी है। वैसे अगर शुक्ल और हजारी प्रसाद की अगर तो ये नहीं दे रखा होगा कि किसके अनुसार है, तब तो 9वीं शताब्दी ही लिखना है। अगर स्पेशली दे रखा है मोतीलाल मेनारिया के अनुसार, तब 17वीं शताब्दी। इस रचना में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन है, किंतु खुमार का विस्तृत वर्णन होने के कारण इसे खुमार रासो के नाम से जाना जाता है। इसमें खुमार द्वितीय का चित्रण है। इस रचना में खुमार द्वितीय जो चित्तौड़ के शासक हैं तथा बगदाद के खलीफा अल मामू के मध्य हुए युद्ध का चित्रण है। इस रचना में खुमार द्वितीय जो चित्तौड़ के शासक हैं तथा बगदाद के खलीफा अल मामू के मध्य हुए युद्ध का चित्रण है। इस रचना में खुमार के 24 युद्धों का वर्णन है। कुमार रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा है। इस रचना में 5000 छंद हैं। हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में है और ये पांडुलिपि में है। इसकी भाषा राजस्थानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकालीन रासो साहित्य में स्थान नहीं दिया है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको आदिकालीन रासो साहित्य में स्थान नहीं देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकालीन रासो साहित्य में से स्थान नहीं देते हैं। ये हमने इसके बारे में पढ़ा। किसके बारे में? खुमार रासो। अब है विसलदेव रासो। इसके जो रचनाकार है वो है नरपति नाल्हा और रचनाकाल है 1155 ईस्वी शुक्ल जी के अनुसार। संवत 1272 मझारी जेठ बुधि नवमी बुधवार नाल रसायन आरंभ करी शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी। ये संवत 1272, तो इसमें 57 हमने माइनस किए तो 1155 हो गया। ठीक है, और ये जो यहाँ पे जो हमने अभी देखा था ना, शुक्ल जी ने रसायन से इसके रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है, तो ये यही दो इन्होंने दिया था। यहाँ पे ये रसायन लिख रखा है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1545 ईस्वी से 1560 तक इसका समय मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1058, मिश्र बंधुओं ने विक्रमी संवत 1220 में माना है। नागरी प्रचारणी सभा 1073 से मानती है। उन्होंने ये वाला ये संवत सहज 73 जानी नाल कविवर सरसीय वाणी, ये यहाँ पे दे रखा है। सहज 73 जानी 1073, तो ये नागरी प्रचारणी सभा इस दोहे के अकॉर्डिंग इसका समय जो है 1073 मानती है, और जो शुक्ल जी है वो इसके अनुसार नाल रसायन आरंभ करी इसके अनुसार 1272 मानते हैं। इसमें अजमेर के चौहान शासक विशलदेव तृतीय या विग्रह राज चतुर्थ तथा मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का चित्रण है। राजमती के किसी कथन से रुष्ट होकर उड़ीसा प्रवास पर चले जाते हैं। जो ये राजा है वो राजमती से किसी बात पर रुष्ट होकर उड़ीसा चले जाते हैं। रुकने की अवधि विसलदेव रासो के अनुसार 12 वर्ष और शुक्ल जी के अनुसार 1 वर्ष। इसका कथानक 4 खंडों में तथा 2000 चरणों में विस्तृत है। प्रथम खंड में क्या है? विसलदेव तथा राजमती के विवाह का वर्णन है। द्वितीय खंड में विसलदेव के उड़ीसा जाने का वर्णन है। तृतीय खंड में राजमती के वियोग का वर्णन है और चतुर्थ खंड में भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री को घर ले जाना। ये 4 खंड है विसलदेव रासो के। पहले खंड में विसलदेव तथा राजमती के विवाह का वर्णन है। द्वितीय खंड में विसलदेव के उड़ीसा जाने का वर्णन है। तृतीय खंड में राजमती के वियोग का वर्णन है और चतुर्थ खंड में भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री को घर ले जाना।
तथा चतुर्थ खंड में विशल देव का उड़ीसा से लौटना तथा राजमती व विशल देव का पुनर्मिलन, इसमें चतुर्थ खंड में है। इसके बाद जो इसमें विशेष तथ्य है, विशल देव रासो शुद्ध श्रृंगारिक ग्रह काव्य है। इसकी नायिका राजमती प्रोसित पतिका श्रेणी की नायिका है। ये उसमें भी आता है, अनेक शब्द समूह के लिए एक शब्द जिसका पति बाहर हो, प्रोसित पतिका। विशल देव रासो शुद्ध श्रृंगारिक विरह काव्य है। इसकी नायिका राजमती प्रोसित पतिका श्रेणी की नायिका है। हिंदी साहित्य 12 मासा वर्णन सबसे पहले विशल देव रासो से ही प्राप्त होता है। हिंदी साहित्य 12 मासा वर्णन सबसे पहले विशल देव रासो से ही प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट है। इस रचना में 12 मासा वर्णन कार्तिक मास से शुरू हुआ है, वैसे आषाढ़ से शुरू होता है, तो इसमें क्या है, विशल देव रासो में कार्तिक मास से शुरू हुआ है। नरपति नाल्हा ने इसे स्त्री रसायन कहा है। नरपति नाल्हा ने इसे स्त्री रसायन कहा है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने इसे रास साहित्य माना है। यह एक गेय काव्य है और मुक्तक छंद रचना है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि है। तत्कालीन एकमात्र ऐसी रचना जिसमें आश्रयदाता का गुणगान न करके गृहस्थी पर आधारित है। सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रियाओं का वर्णन है और शुक्ल जी के अनुसार विशल देव रासो वीर गीत परंपरा की प्रथम रचना है। तो इसको जो शुक्ल जी हैं वो वीर गीत परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं। और वैसे तो ये अगर पूछा जाए श्रृंगारिक कौन सी है, तब विशल देव रासो प्रथम श्रृंगारिक रचना है। और इसका जो विरह वर्णन है वो कार्तिक मास से शुरू होता है, अदरवाइज आषाढ़ से शुरू होता है। और नरपति नाल्हा इसे स्त्री रसायन कहते हैं। भगीरथ मिश्र ने इसे रास साहित्य माना है। यह एक गेय काव्य है, मुक्तक रचना है। अभी हमने कुमार रासो पढ़ा था, वो प्रबंध काव्य है। ये क्या है, एक मुक्तक रचना है। सामंती जीवन के प्रति इसमें गहरी अरुचि है और तत्कालीन एकमात्र ऐसी रचना है जिसमें आश्रयदाता का गुणगान न करके गृहस्थी पर आधारित है। सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रियाओं का वर्णन है, प्रयोग है और शुक्ल जी के अनुसार विशल देव रासो वीर गीत परंपरा की प्रथम रचना है। सबसे पहले इसका संपादन सत्यजीवन वर्मा ने किया था। इसमें 124 पद। माता प्रसाद गुप्त ने 128 पद इसके माने हैं सबसे अधिक प्रमाणिक, और ये सही उत्तर है। तो माता प्रसाद गुप्त ने इसमें 128 पद माने, कहीं पर इसमें 125 पद भी हैं। वैसे अगर देख लीजिएगा 125 और 128 तो साथ में आएगा नहीं, अगर ये 128 वैसे ज़्यादा सही उत्तर है माता प्रसाद गुप्त के अनुसार। इसके बाद है परमाल रासो। इसके जो रचनाकार हैं वो है जगनिक। इसका जो रचना काल है वो विक्रमी संवत 1230 और सन में 1173 में। इस रचना में कालेंजर के शासक परमादिदेव के दो वीर सरदार आल्हा और उदल की वीरता का चित्रण है। ये दोनों महोबा के रहने वाले थे। इस रचना का सबसे पहले फर्रुखाबाद के तत्कालीन इस रचना का जो सबसे पहले प्रकाशन कराया वो फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने करवाया था 1865 में। ये इंपॉर्टेंट है, और आलाखंड के नाम से करवाया था। इस रचना का सबसे पहले फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने इस रचना का सबसे पहले 1865 में आलाखंड नाम से प्रकाशन करवाया। इसके बाद वाटरफील्ड ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया। इसके बाद 1920 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने काशी से परमाल रासो के नाम से प्रकाशित किया। तो ये देखिएगा आप कि परमाल रासो के नाम से किसने करवाया, श्याम सुंदर दास ने, और जो चार्ल्स इलियट ने करवाया वो आलाखंड के नाम से करवाया है, जबकि श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो के नाम से 1920 में। विशेष तथ्य देखेंगे हम इसके। इस रचना में वनाफरू की 52 लड़ाइयों का वर्णन है। ये गेय व मुक्तक रचना है और यह छत्तीसगढ़ी की उपबोली वनाफरी में रचित है। वीरता को व्यक्त करने वाली ये जो पंक्तियां हैं वो इसी की हैं। 12 वर्ष लोग कुकर जिए, 13 जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये वीर रस की जो पंक्तियां हैं ये परमाल रासो की हैं और ये कई बार पूछी गई हैं। और यह एक मुक्तक गेय रचना है।
ये भी मुक्तक रचना है। परमाल रासो भी और विशलदेव रासो भी मुक्तक रचना है। इसमें 23 अध्याय हैं जिन्हें खंड कहा जाता है। इसके पद वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के महोबा, बुंदेलखंड, बेसवाड़ा के आसपास गाए जाते हैं। ये भी पूछा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे पृथ्वीराज की तरह अर्ध प्रामाणिक रचना माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको भी अर्ध प्रामाणिक रचना मानते हैं। इसकी जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, 12 वर्ष क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार, सदा तरैया ना बन फूले यारो सदा न सावन होए, स्वर्ग मनैया सब काहो को यारो सदा न जीवे कोई। वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचित यह ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके वीर गीतों का प्रचार सारे उत्तर भारत में हो गया। ये शुक्ल जी का कथन है। आलाखंड में श्रृंगारिक जो वर्णन है उसका एकांत अभाव है, यह कथन बच्चन सिंह का है। आलाखंड में श्रृंगार का जो वर्णन है उसका एकांत अभाव है, यह कथन बच्चन सिंह का है। आलाखंड वीर रस से परिपूर्ण सरस एवं ओजस्वी रचना है रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे हमीर रासो, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले हमने आज ये पढ़ दिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा रासो साहित्य, उसकी विशेषताएं, परिभाषा और किसने क्या नाम दिया है। जैसे हमने शुक्ल जी ने रसायन नाम दिया है और गारसा दत्तासी जी ने राजस्व यज्ञ माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक माना है और विंध्येश्वर पाठक ने राजयश माना है। इस प्रकार से हमने सबके विचार देखे हमने और जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। इसके बाद हम देख रहे हैं, हमने सबसे पहले खुमान रासो पढ़ा जो एक प्रबंधात्मक काव्य है, 24 युद्धों का इसमें वर्णन है। इसके बाद हमने परमाल रासो और विशलदेव रासो पढ़ा जो दोनों मुक्तक काव्य हैं। तो इस प्रकार हमने इनकी विशेषताएं पढ़ी और इसमें जो भी ध्वनों के कथन है उनको देखा। आगे भी हम इसके कथन अगर जो बच जाएंगे उनको हम दोबारा देखेंगे जब हम लास्ट में कथन करवाएंगे। और अभी अगला जो टॉपिक होगा हमारा इसमें वो होगा हमीर रासो, उसके बाद पृथ्वीराज रासो को हम देखेंगे और इसके साथ ही अगले वीडियो में हमारा रासो साहित्य समाप्त हो जाएगा।